मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। आज है डे 8। बेटा ये चैप्टर हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में, है ना। जहां तक हमने कर लिया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो बच्चों। तो चलो बेटा यहां से हमने स्टार्ट करना है। बेटा देख लो, एक बार लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना। अब हमें पढ़ना है बेटा इसके अंदर एंटरप्राइजेस की प्रॉब्लम की इश्यूज एंड चैलेंजेस। किसी भी एंटरप्राइज में कौन कौन सी प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम जो एक एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती है कि नहीं। देखो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, यहां से शुरू करें, इधर से शुरू करते हैं। देखेंगे, एन एंटरप्राइज फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, है ना। जब से बिजनेस स्टार्ट होता है और जब एंड होता है, बहुत सारे चैलेंजेस थ्रू आउट फेस करने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस को। देखो इंसेप्शन टू क्लोजर, है ना। These problems are interrelated and require careful planning and decision making। भैया सही से डिसीजन लिए जाए, केयरफुल प्लानिंग करी जाए तो मैनेज करा जा सकता है इनको। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कौन कौन से चीजें हैं, तो बात कर रहे हैं एंटरप्राइजेस ऑपरेट्स इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इन सारे एनवायरमेंट्स में एक एंटरप्राइज ऑपरेट करती है। मल्टीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। भैया मल्टीपल और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है या मार्केट शेयर इंक्रीज करना। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर प्रॉफिट इंक्रीज करने के बारे में बात करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस चार्ज करोगे, एक्सप्लॉयटेशन करोगे कंज्यूमर का, राइट। मार्केट को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करो, लेकिन मार्केट शेयर इंक्रीज करना, मार्केट में अपनी जगह बनानी है, तो दोनों कहीं ना कहीं अलग ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, राइट। तो मल्टीपल और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है कि भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें या मार्केट शेयर इंक्रीज करें, तो ये एक प्रॉब्लम है, राइट। थ्रू प्राइस कट या क्वालिटी इंप्रूवमेंट, समझो, प्राइस कट करें या क्वालिटी इंप्रूवमेंट करें। तो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम व्हिच एन एंटरप्राइजेस फेसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। चैलेंजेस क्या है, चूजिंग एंड बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब वही वाली बात जो हमने करी कि भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचे या मार्केट में शेयर इंक्रीज करने के बारे में सोचे, ठीक है ना। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। भैया प्लांट कहां पे लगाना है, क्या साइज होगा, जगह, और प्लस उसके अलावा आपको इनपुट कहां से इजीली मिल रहा है, ये सारी बातें मैटर करती है कि नहीं करती। इनपुट कहां से मिलेगा, कितना साइज होगा इनपुट का, कितना प्राइस होगा, सॉरी इनपुट का। प्लांट जो आप लगा रहे हो उसको कितना स्केल पर रखना है, बड़ा स्केल रखना है कि छोटा स्केल पर रखना है, लार्जर स्केल पे होगा कि स्मॉल स्केल पे वर्क करेगा, राइट। तो लोकेशन डिसीजन होगा नियर रॉ मटेरियल और नियर द मार्केट। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल के आसपास रखना है जहां से रॉ मटेरियल इजीली मिले, या मार्केट के आसपास रखना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है कि नहीं। कंसिडर कॉस्ट, लेबर, फैसिलिटीज कितनी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी होगी, साइज मैंने आपसे बात करी, स्मॉल स्केल रखना है कि लार्ज स्केल रखना है। तो स्मॉल स्केल रखना है तो आप फैक्टर्स उसी हिसाब से डिसाइड करोगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उसी हिसाब से इंप्लॉय करोगे। लार्ज स्केल रखना है तो उस हिसाब से इंप्लॉय करोगे, राइट। ठीक है बेटा। फैक्टर्स टू कंसिडर, टेक्निकल, मैनेजरियल, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। भैया टेक्निकल एस्पेक्ट, मैनेजरियल एस्पेक्ट, मैनेज कैसे होगा वहां से, मार्केटिंग कैसे होगी, तो ये हम लोकेशन की बात कर रहे हैं ना। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, पैसा भी तो चाहिए भैया। जिस जगह पे प्लांट लगा रहे हैं, जिस स्केल को आप डिसाइड करना चाह रहे हो, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, जो आपका गोल है, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, राइट। मस्ट इवेल्युएट स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन रियलिस्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को थोड़ा रियलिस्टिकली इवेल्युएट करेंगे, रियल सिचुएशन के हिसाब से, प्रैक्टिकली जो होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज को सिलेक्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। डिसीजन ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना होगा आपका, उसी हिसाब से ना। मान लो आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम ही छोटा रखना है तो आप मशीन्स और जो बिल्डिंग्स और जो प्लांट जो भी लगाओगे वो स्मॉल साइज लगाओगे, लेकिन आपको प्रोडक्शन एनलार्ज करनी है, बड़ी प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना सेटअप करोगे मशीन्स का, राइट। लार्ज स्केल पे देखो आ गया, लार्ज स्केल होगा तो स्पेशलाइज्ड होगा, कॉम्प्लेक्स मशीनरीज होगी। चॉइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी इवैल्यूएशन, जो भी आपका डिसीजन होगा कॉस्ट और एफिशिएंसी के बीच में होगा। समझ रहे हो ना, कितनी कॉस्ट आप लगाओगे तो कितनी एफिशिएंसी निकल के आती है। कॉस्ट और एफिशिएंसी बेटा दोनों को कंसीडर करा जाएगा। लेआउट प्लानिंग कैसी होगी, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग, एक्टिविटी एलोकेशंस, है ना। एक लेआउट प्लान होगा, इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करना, बिल्डिंग और एक्टिविटी एलोकेशन, जो हमने बात करी कि कौन सी बिल्डिंग लोगे, किस तरीके से आप इक्विपमेंट्स लगाओगे, अपना एलोकेशन किस तरीके से करोगे एक्टिविटीज का, ये सब आता है बेटा किसमें, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। फिर रिलेटिंग टू फाइनेंस, भैया पैसा अरेंज करने वाली बात, जो कि हमने प्लांट वाले में भी करी थी। प्लांट के लिए भी पैसा चाहिए था, इन जनरल बिजनेस को रन करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर प्रॉब्लम है जो हर एक एंटरप्राइज फेस करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है, डिटरमाइनिंग द फंड्स नीडेड बेस्ड ऑन फिजिकल प्लान्स, कितने पैसों की जरूरत है। असेसिंग डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को असेस करना है।
एस्टिमेटिंग प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो उससे कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा, राइट। कंपेयरिंग विद एग्जिस्टिंग कंसर्न्स, एग्जिस्टिंग कंसर्न्स को कंसिडर करना, कंपेयर करना। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग ऑफ द फाइनेंस, भैया टाइमिंग निकालना फाइनेंस की, और कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हो ना कि आपको फंड्स अरेंज करना है तो कितना इक्विटी से होगा, कितना प्रेफरेंस से होगा, कितना डिवेंचर से होगा, कितना लोन से होगा, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। भैया फंड रेस करना है तो कहां कहां से कितना कितना होगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हम डिसाइड करते हैं फंड्स रेस करने के लिए, उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, सिंपल है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोले तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में डिसाइड करना। टोटल वर्क क्या होगा, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स डिसाइड करना। फिर आएगा क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब जब आप लोगों को अपॉइंट करोगे तो हर एक का रोल डिफाइन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है, अथॉरिटी डिफाइन करनी है, इंटर रिलेशनशिप्स क्या होंगे आपस में, किस तरीके से डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड होंगे, किस तरीके से कम्युनिकेशन चैनल वर्क करेगा उनके बीच में, राइट। Ensures efficiency and lack leads to dysfunction, अगर सही से नहीं करते तो डिसफंक्शन भी हो सकता है, यानी कि लॉस भी फेस करना पड़ सकता है एक बिजनेस को, है ना। अगर ये सारी चीजें सही से मैनेज नहीं होगी तो एक बिजनेस को बेटे लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं है। फिर आया प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग, अब भैया मेन काम प्रोडक्ट प्लांट लग गया, प्लांट साइज डिसाइड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी हो गया, फाइनेंस भी आ गया, सब कुछ हो गया, माल बन गया, बन के बिकने के लिए रेडी है। अब क्या करना है, मार्केटिंग। अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रमोशन भी तो जरूरी है, कस्टमर तक रीच कैसे पहुंचाओगे अपने प्रोडक्ट की, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जरूरी है ना, मार्केटिंग करोगे तभी आपके बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा, राइट। तो स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। सबसे पहले देखो एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर कितने, मतलब कितना एक्चुअल में है कस्टमर और कितना आप पोटेंशियली और एक्स्ट्रा कर सकते हो, कैसे एक्सीड कर सकते हो, कैसा एडिशन कर सकते हो कस्टमर्स में, राइट। तो 4 P है बेटा मार्केटिंग के, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द 4 P ऑफ द मार्केटिंग, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो 4 P's कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस। इसमें क्वेश्चन मैंने देखा था एग्जाम में, उसमें प्रॉफिट लिखा हुआ था, क्या प्रॉफिट मार्केटिंग का पार्ट हो सकता नहीं। मार्केटिंग में हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या है, बोले तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड, पैकेजिंग, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। प्रमोशन बोले तो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी कैसे होगी, ये प्रमोशन का पार्ट हो गया। प्राइस बोले तो प्राइसिंग पॉलिसीज, डिस्काउंट और क्रेडिट टर्म्स क्या होंगी। फिर आता है प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, आउटलेट्स कहां कहां पे होंगे, इन्वेंट्रीज क्या होंगी, लॉजिस्टिक्स कैसे काम करेगा, बोले तो ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर दी 4 P's अंडर मार्केटिंग। एज इट इज याद करना है, एज इट इज एग्जाम में आते हैं, समझ गए बेटा। सीधा पूछ लेंगे कि इन चारों में से कौन सा नहीं है, इन चारों में से कौन सा है, तो चारों P पता होने चाहिए, सिंपल। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, देखो बेटा कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है तो उसको लीगल फॉर्मेलिटीज को भी फॉलो करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल रूल्स, लीगल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन से शुरू हो जाता है और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर चलता है। जिस तरह की कंपनी उस हिसाब से उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उतना एक एंटरप्राइज का काम बढ़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो देखो थ्रू आउट लाइफ साइकिल, लॉन्च, ऑपरेशन, क्लोजर, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज तो चलती रहती है। कंप्लायंस देखो टैक्स से रिलेटेड होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वगैरह होती है, इनको आप रेगुलर बेसिस पर रिटर्न्स फाइल होती है हर साल, एनुअल रिटर्न्स होती है, एनुअल फॉर्म्स होते हैं कंपनीज के जो रेगुलरली आपको आरओसी को अपडेट करने होते हैं, अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह सारी चीजों के रिकॉर्ड्स रेगुलरली देने होते हैं, है ना। लॉज ऑन एनवायरमेंट, वेजेस, लाइसेंसिंग, प्राइजेस एटसेट्रा, इन सब के लॉज, जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो उस हिसाब से मैंने बोला ना कंपनी के ऊपर लॉज अप्लाई हो जाते हैं। मान लो आपको ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है तो लॉ एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज लग जाएंगे आपके ऊपर। वेजेस देते हो लेबर्स को तो वेजेस के बहुत सारे एक्ट है, वेजेस कॉम्पनसेशन एक्ट है ना, बहुत सारे, लाइसेंसिंग प्रोविजन, प्राइसेस प्रोविजन। तो जो भी लीगल प्रोविजन से कंपनी के ऊपर लगते हैं उनको भी सही से मेंटेन करना एक अपने आप में टास्क है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, बोले तो फैक्ट्री सिस्टम, नीड फॉर वर्कर कॉपरेशन। भैया जो इंडस्ट्री के अंदर रिलेशनशिप है वर्कर्स के साथ, जो कॉपरेशन चाहिए कि कैसे आपको वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने साथ इन्वॉल्व करना है, राइट। विनिंग वर्कर्स कॉपरेशन, एनफोर्सिंग द डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक रिलेशनशिप होगा तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा। डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर, बोले तो यूनियंस वगैरह फॉर्म करनी है। स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बनानी है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, मतलब वर्कर को ज्यादा से ज्यादा एनरोल करना है मैनेजमेंट में, और वो पार्टिसिपेट करे तो वो वैल्यूड फील करेगा तो मोटिवेटेड फील करेगा और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटरप्राइजेस को रेगुलरली वर्क करना पड़ता है, ठीक है। चलो नाउ प्रोडक्शन फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो क्योंकि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं ना, प्रोड्यूसर का बिहेवियर,
तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, मैंने इससे पहले आप लोगों को डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन बताया हुआ है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन में ये मेरा प्रोडक्शन है और ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। जो सप्लायर, जो हमने बात पढ़ा था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, तो वही कहीं ना कहीं कह सकते हैं। समझो आपके इनपुट का प्राइस कम है, अगर तो इनपुट का प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, इनपुट महंगा हो जाए तो प्रोडक्शन कम कर पाओगे। टेक्नोलॉजीज आपके पास अपडेटेड है, लेटेस्ट, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। टेक्नोलॉजीज आपकी आउटडेटेड होगी, ऑब्सोलीट हो गई है, तो नहीं कर पाओगे प्रोडक्शन। ये मैंने एग्जांपल लिए एक दो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं ना जिससे आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, राइट। तो जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वेयर प्रोडक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच अफेक्ट द प्रोडक्शन, तो इसी को जब हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, तो दिस इज माय प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पर हमने ए बी सी लिख दिया, लेट्स सपोज। और जनरली जो हम फैक्टर्स यहाँ पर यूज करेंगे वो कौन सा होगा वो बता देता हूं आपको। प्रोडक्शन में हम जो जनरली फैक्टर्स मानते हैं वो मानते हैं लेबर और कैपिटल। लेबर एल के लिए, लेबर के लिए एल यूज कर रहे हैं, कैपिटल के लिए हम यूज कर रहे हैं के। एक कंफ्यूजन आएगी इसके अंदर, पहले बता रहा हूं, आगे जाके हम कैपिटल में एक आध जगह पर हम सी भी यूज करते हैं, वैसे तो कैपिटल सी से ही होता है ना, तो हम एक आध जगह पर कैपिटल के लिए सी को भी यूज करेंगे, बता दूंगा कहां करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां पर हम कैपिटल को जनरली जब हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं तो के स्टैंड्स फॉर कैपिटल, ठीक है। तो बेटा ये लेबर कैपिटल सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 यूनिट्स। असम्पशन क्या है, आउटपुट इज मेजर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। हम जब भी यहां पर आउटपुट मेजर करते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड है, नॉट एक्यूमुलेटेड, एक स्पेसिफाइड पीरियड की बात करते हैं कि एक महीने की प्रोडक्शन, एक साल की प्रोडक्शन, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड होगा। एक्यूमुलेटेड नहीं होती कि पिछले वाले की मिला के कितनी होगी, नहीं, एक स्पेसिफाइड पीरियड। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, नो इनोवेशन ड्यूरिंग द एनालिसिस। हम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो मैंने फैक्टर ही कौन से लिए, लेबर और कैपिटल, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी और इसके अलावा जो भी वेक्टर्स है सबको कांस्टेंट मान रहे हैं। हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि मेरी प्रोडक्शन सिर्फ किससे इफेक्ट होती है, इन्हीं दोनों से। किस किस से बेटे, लेबर से और कैपिटल से, बस, और किसी से इफेक्ट नहीं होती। सिंपल है। आउटपुट इज मैक्सिमम पॉसिबल टू द फॉर गिवन इनपुट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि हम प्रोडक्शन फंक्शन में ये मानते हैं कि हम, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि कम से कम इनपुट में, या फिर जो भी उसके पास इनपुट्स अवेलेबल है, वो उससे अपने आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन में। और ये बात किसने बोली थी, ये नाम भी याद रख लो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सैमुअल्सन ने। पूरा नाम क्या है, पॉल सैमुअल्सन करके, है ना। तो बेटा सैमुअल्सन ने बात बोली थी, कौन सी वाली, यही वाली, कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट चाहिए गिवन इनपुट में, ठीक है। याद रहेगी वाली बात, कोई इकोनॉमिस्ट का नाम है, याद रहेगा कि पॉल सैमुअल्सन ने, पूरा लिख दूं क्या, ये लो जी, पॉल सैमुअल्सन ने बात बोली थी, ये वाली थर्ड वाला पॉइंट, कि गिवन इनपुट्स में आउटपुट शुड बी मैक्सिमम। सिंपल है। नाउ शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है बेटा, शॉर्ट रन मतलब शॉर्टर ड्यूरेशन, लॉन्ग रन मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी कि जब हम कम समय की बात कर रहे हैं, हम 1 2 साल 3 साल की स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज शॉर्ट रन। जब हम लंबे समय की स्टडी कर रहे हैं तो लॉन्ग रन होगा। सिंपल। एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, दैट इज यूजुअली कैपिटल। शॉर्ट रन बोले तो कम समय में, ध्यान देंगे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो कम ड्यूरेशन वाला टाइम है, 1 साल 2 साल 3 साल का, क्या आप उसके अंदर अपनी कैपिटल बोले तो अपनी बिल्डिंग मशीनरीज क्या वो भी नहीं ले लेते। एक जनरल स्टडी है, एवरेज बेसिस पर समझना है, रैशनल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जनरली तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और 1 2 साल के अंदर ही मशीनरीज बिल्डिंग सब नई नई ले लोगे, नहीं। जनरली तो ये माना जाएगा कि एक बिजनेस को स्टैंड होने में 5 साल 10 साल 8 साल लगते हैं, उसके बाद आप नई मशीनरीज नई बिल्डिंग्स लेते हो ताकि आपका बिजनेस और एक्सपेंड करे आगे। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद तो होता ही है, समझिए मेरी बात। तो शॉर्ट रन मतलब जहां पर आपका फिक्स फैक्टर भी देखने को मिलेगा और वेरिएबल भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट रन में, कम समय में। लेकिन वहीं अगर हम लॉन्ग रन में बात करें, यानी कि मान लो आप एक बिजनेस को स्टडी कर रहे हो 10 वाले 10 साल 15 साल के अंदर, या हो चुके हैं जो 10 साल 15 साल किसी बिजनेस को, तो उसके अंदर सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे, हर चीज चेंज हो चुकी होगी। लेबर और मटेरियल तो वैसे भी चेंज हो रहा होगा रेगुलरली भी, यानी जो शॉर्ट रन में भी वेरिएबल ही होता है। लेबर मटेरियल जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल ही है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन में आप चेंज नहीं करते, वो फिक्स रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आके वो भी वेरिएबल हो जाते हैं। समझिए मेरी बात, क्या बताया बेटा मैंने, कि शॉर्ट रन में आपको वेरिएबल और ये दोनों देखने को मिलेंगे। यहां मैं लिख देता हूं एक बात, कि फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों होते हैं। यहां पर क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान देंगे कि यहां पर मेरे बच्चों फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों हो सकते हैं शॉर्ट रन में, लेकिन यहां पर क्या होते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, सारे क्योंकि वेरिएबल होते हैं ना, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है जी। यहां पर आपके पास फिक्स्ड प्लस वेरिएबल फैक्टर्स दोनों होते हैं। बात समझ आ गई, दोनों तरह के, जैसे हमने लिखा ना एटलीस्ट वन, एक तो होगा ही होगा फिक्स,
ये भी नहीं कह सकते कितने फिक्स होंगे। डेफिनेशंस के हिसाब से, आपकी मॉड्यूल के हिसाब से, और आपके एग्जाम में भी आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट शॉर्ट रन में एक तो फिक्स होता ही है। जैसे एग्जांपल ले लिया उन्होंने, यूजुअली कैपिटल, ठीक है ना। यहां पर क्या, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, सब वेरिएबल होते हैं। यहां पर हम जो स्टडी करेंगे वो होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आएगा टॉपिक अभी। यहां पर हम स्टडी करेंगे बेटा रिटर्न्स टू स्केल, ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट हो गया। लॉन्ग रन में हम स्टडी करते हैं रिटर्न्स टू स्केल, क्या होता है बात करेंगे। शॉर्ट रन में होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरे नाम भी है, अभी देखते हैं। आउटपुट चेंज बाय वेरिंग वेरिएबल इनपुट, भैया शॉर्ट रन में हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है, तो नाम ही फिक्स है तो उसका मतलब क्या है, चेंज नहीं कर सकते। तो आप आउटपुट कैसे चेंज करोगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। आप अपने आउटपुट में चेंजेस ला सकते हो बेटा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करके। फिक्स को तो आप वैसे भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो यहां पर फॉर्म चेंज कर सकते हैं, प्लांट का साइज, न्यू मशीन्स, यानी सारे फैक्टर्स को चेंज करके आउटपुट को चेंज करा जा सकता है। लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को, सीधा सा मतलब फिक्स है तो कैसे चेंज होगा, है ना। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कॉप डगलस वाला, ये यहां लिख दूं, कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन की इज इक्वल्स टू के। और अब देखना यहां कंफ्यूजन आती है बच्चों को, पहले बता रहा हूं, देख लेंगे एक बारी। इस प्रोडक्शन फंक्शन को ध्यान से देखो। ये कॉप डगलस एक और अपना इकोनॉमिस्ट, उसने अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। यूएस का था कोई, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दी। यहां पे बेटा पहले समझ लो, यहां पर सी मेरा कैपिटल है, तो सर के भी लिखा है, यहां पर के क्या है बेटा, के कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट मान सकते, देखो लिखा है कांस्टेंट। एक कांस्टेंट मतलब एक कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जो हर प्रोड्यूसर के हिसाब से वेरी करेगी। मेन बात जो उसने अपने प्रोडक्शन फंक्शन में बताई वो ये थी कि लेबर का कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रोडक्शन में ज्यादा होता है, और उसके लिए उसने स्पेसिफाई भी करा कि 3/4 बोले तो 75%, कि 75% कंट्रीब्यूशन होता है लेबर का, और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है बाकी का बचा हुआ, बोले तो 25%। 1 - a करोगे तो 1/4 आएगा ना। तो क्या समझ आई बेटा बात, कि लेबर का कंट्रीब्यूशन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास, लेबर का कंट्रीब्यूशन होता है 75%, और वी कैन से 3/4, और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में 25%, बोले तो 1/4। समझ गए कि कम होता है कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, लेबर कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में ज्यादा होता है, ये माना जाता है। सिंपल। तो ये देखो सारा एक्सप्लेन करा हुआ है, आउटपुट, लेबर, कैपिटल, ये कांस्टेंट है। लेबर कंट्रीब्यूटेड 75%, कैपिटल 25% इन यूएस मैन्युफैक्चरिंग। उसने वहां की यूएस मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करा, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, तो वहां जाके उसने देखा कि लेबर का कंट्रीब्यूशन 75% और कैपिटल 25% कंट्रीब्यूट कर रही है फाइनल प्रोडक्शन में, ठीक है ना। चलो अब आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मेन बात है ये शॉर्ट रन एनालिसिस है, यानी किसी बिजनेस को हम स्टडी कर रहे हैं बेटा शॉर्ट रन में, कम समय में। तो कम समय में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इसका टेबल हमारे पास है, यहां पर टेबल ये आ गया ना, नहीं वैल्यूज है, देखो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इनिशियली तो हम क्या करते हैं, समझेंगे ध्यान से, कि आपके पास एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, हम ये मान रहे हैं वो फिक्स, एक वेरिएबल तो इनपुट फिक्स ही होता है ना, तो मशीन फिक्स है। तो और आप उसके ऊपर लेबर को एक एक करके बढ़ाए जा रहे हो, लेबर को 1 by 1 उसी एक मशीन के ऊपर बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या होगा, इनिशियली तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़ेगी, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी बेटा। क्या बोला, इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ेगी इनिशियली। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इनिशियली तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से, यानी ऐसे तेजी से भागेगी। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद होगा क्या, जनरली पहले थ्योरेटिकली समझ रहे हैं कि उसी एक मशीन पे आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी अब धीरे धीरे कम नहीं होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अब chaos क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारे लेबर एक ही मशीन पे लगे हुए हैं। तो जो पहले प्रोडक्टिविटी थी 1 by 1 लेबर रखने से जो बढ़ रही थी, वो एक सर्टेन टाइम के बाद अब गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। एडिशनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर को रखने से बढ़ रही थी वो बढ़ेगी नहीं, उल्टा गिरनी शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी शुरू से, है ना। तो क्या होगा, इनिशियली तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, फिर बेंडिंग पॉइंट आ जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा प्रोडक्टिविटी का, एंड देन फाइनली हमारी प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाएगी। फाइनली क्या हो जाएगी बेटा, प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाएगी। ये जो यहां से डिक्लाइन आया, यहां से हम एक स्टेज मार्क करेंगे, ठीक है ना, एक स्टेज मार्क करेंगे यहां से, इससे करते हैं, रुको, एक स्टेज हम मार्क करेंगे यहां पर और एक स्टेज मार्क करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये टोटल में 3 स्टेजेस बन जाएंगे हमारे पास। दिस इज माई स्टेज 1, ध्यान से समझते जाएंगे बातों को। दिस इज माई स्टेज 2, दिस इज माई स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 1 में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि लेबर को एक एक करके बढ़ा रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मजेदार बात हो रही है, यानी एडिशनल प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ रही है। एडिशनल बोले तो मार्जिनल। और ये जो पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, ये जो पॉइंट है ना, जहां से ये बेंडिंग पॉइंट शुरू हो गया टीपी का, इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, यही होता है स्पेलिंग आई गेस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां से इन्फ्लेक्शन आ गया इसके अंदर, ठीक है। वो मार्जिनल प्रोडक्ट का भी मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो मैं अब आपको यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट भी बना के दिखाने वाला हूं, देखेंगे।
तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहां से ऐसे चलेगा, लेकिन जब इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा, यानी ये जो बेंडिंग पॉइंट आएगा, यहां से मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरी टोटल प्रोडक्टिविटी भी गिर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप एडिशनल लेबर रख रहे हो तो आपकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही, गिर रही है। तो ओवरऑल टोटल प्रोडक्टिविटी में भी फॉल आ रहा है, ठीक है ना। जहां आएगा इसका मैक्सिमम पॉइंट, वहां पर आके हो जाएगा जीरो। जीरो बोले तो एक्सिस पे टच कर देगा आके। फिर फाइनली क्या होगा, जब ये आगे जाएगा तो जब टीपी फॉल हो रहा है उस समय एमपी मेरा क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। यानी कि अब आप एडिशनल लेबर रख रहे हो तो एडिशनल प्रोडक्टिविटी फॉल नहीं हो रही, उल्टा कम, मतलब कम हो रही है, और मतलब नेगेटिव प्रोडक्टिविटी हो रही है उल्टा, समझ रहे हो। तो आपकी ओवरऑल टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल हो जाएगी। ये बातें समझ आई। अच्छा, इसी के साथ अगर हम एवरेज भी बनाएं तो एवरेज इस तरीके से चलता है। सेकंड स्टेज में यहां पर मैक्सिमम होता है, देन ऐसे इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। मतलब एपी और एमपी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या होता है, जब एपी मैक्सिमम होता है। इसी में से क्वेश्चन बनते हैं बेटा बहुत सारे, समझ रहे हो। जैसे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसके बाद डिक्रीज हुआ है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो मेरा एमपी है वो मैक्सिमम है। ये थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है पर उठा हुआ नहीं है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा बेटा, थोड़ा ठीक से बना दें। यहां से जाके ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा लाइन है, ठीक, और ये मेरा एपी है, ठीक। मतलब इस पॉइंट पर जहां से इन्फ्लेक्शन है वहां से मेरा एमपी गिरेगा, तो उस पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम पे होता है। जब सेकंड स्टेज आती है तो टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है और एमपी फॉल हो रहा है। फिर फाइनली जब टीपी फॉल हो रहा है तो एमपी नेगेटिव है, और एमपी एपी को कहां कट कर रहा है, उसके मैक्सिमम पर। ये सारी बातें आपके क्वेश्चन से पूछी जाती है। उसके अलावा एक और बात कि एक रैशनल प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा किसमें ऑपरेट करता है, स्टेज 2 में। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स या कोई भी एक रैशनल प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा उसको ऑपरेशंस कहां देखे जाते हैं, स्टेज 2 में। उसके रीजंस क्या कह सकते हैं कि इनिशियल वाला स्टेज ज्यादा समय तक चलता नहीं, जो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी वाला होता है, और फिर उसके बाद वो अपने आप को सर्वाइवल स्टेज में रखने की कोशिश करता है हर एक प्रोड्यूसर, कि कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी फॉल ना हो जाए। तो उसके रेगुलर एफर्ट्स किस चीज के लिए होते हैं, कि वो अपने आप को सर्वाइव करके रखे। तो इसलिए ज्यादातर प्रोड्यूसर्स सेकंड स्टेज में ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। सेकंड स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगा, रैशनल प्रोड्यूसर के लिए स्टेज मानी जाती है बेटा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो इस वाली स्टेज में ऑपरेट करता है, किसमें, स्टेज 2 में, ठीक है। चलो तो देखते हैं जल्दी से क्या क्या बोलते हैं इसको। देखो जी, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या समझा, जैसे आप एडिशनल लेबर को बढ़ाते जा रहे हो तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गिर रही है, इसलिए हमने इसका दूसरा नाम रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सिनेरियो क्या है, वन वेरिएबल इनपुट दैट इज लेबर इंक्रीज्ड व्हाइल अदर आर फिक्स्ड। बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड है, एक वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है उसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बाकी सब फिक्स है, तो मैं बता चुका हूं, है ना। की आइडिया क्या है, आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट डिक्लाइंस, कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो आपकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी होगी वो डिक्लाइन करेगी। दिखाया ना ग्राफ में भी कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी फॉल होगी, ठीक है बेटा। नाउ प्रोडक्ट कंसेप्ट देखते हैं, टीपी के बारे में बात करेंगे। टीपी का अलग से तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो टोटल आउटपुट ऑफ ऑल द इनपुट्स को हम बोलते हैं टीपी। वैसे अगर हम इसको निकालना चाहे तो सिग्मा ऑफ एमपी कर दो भाई। जो बात हमने उसमें पढ़ी है ना एमयू में, सेम बात है यहां पर, और यही बात आगे भी टीआर में भी आएगी, टीसी में भी आएगी, सेम कंसेप्ट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज होता है टीपी डिवाइडेड बाय एल। बोले तो जितनी भी टोटल प्रोडक्टिविटी है उसको नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो क्या लिखा है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, और हमारा वेरिएबल इनपुट क्या था, लेबर। मार्जिनल क्या है, सेम बात याद है, एमयू के लिए पढ़ा था हमने, TUN माइनस TUN माइनस 1, कि किसी भी लेवल का अगर मेरे को मार्जिनल निकालना है तो उसी लेवल का हम टीपी लेते हैं और उसके टोटल लेते हैं और उसके पहले वाले टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो TPN माइनस TPN माइनस 1, चेंज इन द टीपी फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। जैसे ही आप एक भी एडिशनल लेबर रखते हो तो उससे जो भी एडिशनल प्रोडक्टिविटी होती है बेटा उसी को बोलते हैं एमपी, है ना, मार्जिनल। रिलेशनशिप क्या है, देखो जो हमने डायग्राम से पढ़ा था, रिकॉल कर लो। जब एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी राइज कर रहा है, दिखाऊं डायग्राम, देखो ये रहा। जब एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी राइज कर रहा है, ये लिखा है, ठीक है। जब एमपी इसके बराबर है तो मैक्सिमम पे है, यही है। जब ये दोनों इक्वल है, जब ये मैक्सिमम पे है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है तो मैक्सिमम है, कैसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद जब ये कम है तो एमपी फॉल हो रहा है, यही है इसके अंदर। जब ये फॉल हो रहा है ये कम है, मतलब जब इससे कम है तो ये फॉल हो रहा है, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। नाउ तीनों स्टेजेस जो है लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन की जल्दी जल्दी देखते हैं, समझ तो लिया हमने, एक बार देखते हैं फटाफट से। स्टेज 1 में क्या है बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। एडिशनल लेबर रख रहे हो, मजा आ रहा है, एडिशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। एक भी लेबर रख रहे हो उससे प्रोडक्शन में एडिशन हो रहा है तो मजा आ रहा है ना। तो क्या होगा, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट देन एट डिक्रीजिंग रेट, एपी राइजेस थ्रू आउट। डायग्राम देख लो, पहली स्टेज में थ्रू आउट एपी राइज ही कर रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है पर पहले तो बढ़ ही रहा है ना। एमपी राइजेस देन फॉल्स बट ग्रेटर देन एपी, एमपी पहले राइज होता है और फॉल होता है लेकिन रहता भी इससे ज्यादा ही है, ठीक है जी। लो जी,
रीजन क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर्स का और लेबर्स का डिवीजन। लेबर को आप इजीली काम को लेकर डिवाइड कर पा रहे हो उधर से उधर, उसके अंदर लेबर्स के अंदर डिवीजन बहुत सही है और स्पेशलाइजेशन चल रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन चल रहा है, फिक्स फैक्टर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं स्टेज 1 में। फिर आता है स्टेज 2 जो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, जहां से सब कुछ गिरना स्टार्ट होता है। टीपी बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, जब तक मैक्सिमम ना हो जाए। टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन उसका रेट नीचे हो गया, पहले ऐसे जा रहा था, अगर ये बढ़ता ही रहता तो ऐसे जाता, लेकिन ऐसे तो नहीं गया, बैंड हो गया आगे। तो बैंड हो रहा है, जब तक अपने मैक्सिमम पे नहीं चले जाता तब तक डिमिनिशिंग रेट तक बढ़ रहा है, फिर फॉल होगा, है ना। यही बात यहां पर है कि फिर डिमिनिश हो जाएगा। तो एमपी फॉल होगा, एपी और एमपी दोनों फॉल हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव है। एमपी 0 एट द एंड ऑफ स्टेज 2। हाँ भाई, एमपी 0 है स्टेज 2 के एंड पे, स्टेज 2 का एंड है, यहां पर 0 है। ये दोनों ही फॉल हो रहे हैं यहां पर पॉजिटिव है, और ये 0 हो जाएगा स्टेज के एंड पे। डायग्राम याद कर लो बेटे, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से। रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है यहां पे, बोले तो स्टेज 2 में। फिर स्टेज 3, अब टीपी फॉल हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया, एपी फॉल कर रहा है, प्रोड्यूसर अवॉइड करता है। ये इकोनॉमिक एब्सर्डिटी मानी जाती है, यानी बहुत खराब चीज है। इस समय तो प्रोड्यूसर को मतलब सर्वाइवल ही नहीं है, कुछ सब कुछ गिर रहा है, प्रोडक्टिविटी गिर रही है, तो इसलिए ये बहुत खराब स्टेज मानी जाती है, एब्सर्डिटी। तो यहां पर क्या है, प्रोड्यूसर इसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, इसलिए वो ज्यादातर स्टेज 2 में ही रहते हैं, यही रीजन है, ठीक है ना। असम्पशन क्या है बेटा? टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट है, कुछ इनपुट फिक्स्ड है, फैक्टर्स नॉट यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन। तभी तो वो सारी स्टेजेस आ रही हैं। स्टार्टिंग में फिक्स प्रोपोर्शन अगर होता तो स्टेजेस ही नहीं होती। समझ रहे हो? आप एक ही मशीन के ऊपर लेबर की रिक्वायरमेंट है 10 की और आपने 50 लगा दिए, तो आपने सही प्रोपोर्शन यूज नहीं किया ना। अगर सही प्रोपोर्शन यूज करते तो ये कंसेप्ट ही नहीं होता। ये हमने सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ा है शॉर्ट रन में कि अगर प्रोड्यूसर ऐसा करेगा तो ये होगा, है ना। तो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता यहां पर। ओनली फिजिकल इनपुट और आउटपुट कंसिडर, सिर्फ फिजिकल फॉर्म वाले इनपुट आउटपुट को कंसिडर कर रहे हैं। रैशनल प्रोड्यूसर चॉइस है, अवॉइड स्टेज 1, अंडर यूटिलाइजेशन होता है यहां पर, फिक्स फैक्टर का पूरा यूज नहीं हो पा रहा, इसलिए फटाफट से स्टेज को खत्म करा जाता है। स्टेज 3 जो है हमारी, वो नेगेटिव मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी, यहां पर तो सब खराब वाली स्टेज है। तो स्टेज 2 जो है वहां पर डिमिनिशिंग बट रिटर्न्स, तो ये हमारा प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा। एक प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा स्टेज 2 में ही ऑपरेट करता है, क्योंकि स्टेज 1 उसकी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि सब कुछ फैक्टर्स वो यूटिलाइज नहीं करता। जैसे ही वो यूटिलाइजेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, वो स्टेज 2 में एंटर कर जाता है, और इसलिए वो ज्यादातर स्टेज 2 में ही रहता है, ठीक है ना। चलो, अब रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट है बेटा। अगर आपको रिटर्न टू फैक्टर या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ आया है तो ये सिंपल क्या है, लॉन्ग रन कंसेप्ट है। जो हमने पढ़ा वो था शॉर्ट रन, ये है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन कंसेप्ट का मतलब क्या है कि अब आप प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो थ्रू अ लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर जर्नी में आप स्टडी कर रहे हो उसका बिहेवियर, ठीक है ना। स्टडी ऑफ हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज। अगर आप सारे के सारे इनपुट्स को एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर दो तो क्या होगा उससे, समझ गए। अगर आप सारे के सारे आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में अगर आप सारे इनपुट और आउटपुट चेंज कर देते, क्योंकि लॉन्ग रन है ना, लॉन्ग रन में तो आप मशीन भी नहीं ले लोगे, बिल्डिंग भी नहीं ले लोगे, लेबर मटेरियल तो रेगुलरली चेंज हो ही रहा है। तो लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं होता, याद दिला रहा हूं मैं, सब कुछ वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो लॉन्ग रन कंसेप्ट में ऑल फैक्टर्स वेरिएबल, डिफरेंट फ्रॉम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि शॉर्ट रन था या वन वेरिएबल वाली बात करते थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ वेरिएबल होगा। रिटर्न टू स्केल आर टेक्नोलॉजिकली डिटरमाइंड, नो नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक डिसीजंस और मार्केट कंडीशन, इनसे कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस या मार्केट कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होता है ये, क्योंकि टाइम के साथ साथ हम ये मान रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, इसको हम शुरू करेंगे यहां से, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स पढ़ेंगे, फिर कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस पहले इंक्रीजिंग से पढ़ना चाहिए। तो इनिशियली जो ईयर्स होते हैं किसी बिजनेस के, किसी प्रोड्यूसर के, शुरुआती दौर जो होता है बिजनेस का, अब आप ये समझो माइंड में कि हम बिजनेस स्टडी कर रहे हैं थ्रू आउट 10 से 15 साल में, तो जो स्टार्टिंग के साल होते हैं किसी बिजनेस में, वो हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के साल होते हैं। यानी उस दौरान आपका जो इनपुट है वो जितना भी आप लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिल रहा होता है। सिंपल भाषा में लिख दें कि इनपुट से ज्यादा होता है आउटपुट, इनपुट कम होता है, आउटपुट ज्यादा होता है बेटा इनिशियली, ठीक है। फिर जाता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी यहां पर आप जितना इनपुट लगाते हो उतना ही आपको आउटपुट मिलता है, यानी ना ही लॉस में हो तो ना ही आउटपुट में हो तो एक तरीके से एक बिजनेस का वो अचीव हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक इवन पॉइंट सर्टेन। आप समझ लो कि आप जितना इनपुट लगा रहे हो उतना आउटपुट मिल रहा है। फिर फाइनली एक बिजनेस करता है डिक्लाइन, यानी अब आपका इनपुट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, आपको आउटपुट उतना नहीं मिल रहा आपको, ठीक है ना, आउटपुट उतना नहीं मिल रहा बेटा, ठीक है, बात समझ आई। आउटपुट लिखा है, दिस इज आउटपुट, ठीक है ना। तो ये हमारे स्टेजेस हैं, पढ़ते हैं एक बार। इंक्रीजिंग में आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली, इंक्रीजिंग में इनपुट डबल तो आउटपुट मोर देन डबल, अगर मैं इनपुट को डबल करूंगा तो आउटपुट डबल से ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स।
फिर आता है कांस्टेंट, आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी इनपुट को डबल करेंगे तो आउटपुट भी डबल ही होगा, कम नहीं होगा ना ज्यादा, उतना ही सेम। डिक्रीजिंग में क्या होता है बेटा, जितना आप आउटपुट इंक्रीज करोगे वो लेस होगा इनपुट से, बोले तो इनपुट डबल होगा तो आउटपुट लेस देन डबल। अगर आप इनपुट को डबल करते हो तो आउटपुट डबल से कम होगा। ये ओवरऑल एक बिजनेस की स्टडी होती है लॉन्गर रन में, लॉन्ग रन में, कि शुरुआती दौर में तो जितना इनपुट उससे ज्यादा आउटपुट, फिर जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, फिर जितना इनपुट उससे कम आउटपुट, है ना। तो ये जो मैंने आपको भी हाथ से इशारा करके दिखाया, ये ऐसा से इसका आप एक ग्राफ समझ सकते हो, ठीक है कि नहीं। यहां बना देते हैं एक बार, ये देखो, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये होता है ग्राफ रिटर्न टू स्केल में, शुरुआती दौर में ज्यादा, फिर बराबर, फिर कम, सिंपल। चलो जी, तो ये वाली बात समझ आ गई, आगे देखते हैं। रीजन क्या है, देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, सम इनपुट्स जैसे मशीनरी मैनेजमेंट आर लंपी एंड एफिशिएंट ओनली एट लार्ज स्केल। इंक्रीजिंगली मतलब पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ज्यादा आउटपुट मिल रहा होता है आपको, तो आपके जो इनपुट्स होते हैं वो क्या है, जैसे मशीनरी मैनेजमेंट लंपी है, हैवी टू मैनेज है, तो यहां पर क्या होगा, आप जितना इनपुट लगा रहे हो आपको उससे मशीनों की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा आउटपुट दे पा रही है, राइट। और एफिशिएंसी लार्ज स्केल पे है। ग्रेटर स्पेशलाइजेशन है लेबर और मशीनरी की, लेबर मशीनरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है स्टार्टिंग के टाइम पर, जितना आप लेबर लगा रहे हो उतनी मशीनरी भी डबल हो रही है साथ साथ, क्योंकि ये लॉन्ग रन की बात हो रही है ना, तो आपको उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही होती है, ठीक है। एग्जांपल आप चाहे तो छोड़ सकते हो, 3 फुट क्यूब बॉक्स है, 27 into कैपेसिटी बट यूजेस ओनली, मतलब ये एग्जांपल दे रहा है कि 3 फुट क्यूब बॉक्स है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी पर आप यूज सिर्फ इतना ही कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन वाली बात हो रही है, सिंपल। कांस्टेंट में क्या बेटा, इसको लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल देते हैं हम, कांस्टेंट लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं, ध्यान से देखिए के क्यू क्या लिखा है यहां पर, और ब्रैकेट में एफ के साथ फंक्शन ऑफ, देखेंगे एफ के साथ ब्रैकेट में स्मॉल के कैपिटल के, कॉमा स्मॉल के कैपिटल एल। ये जो स्मॉल के यहां पर हम ले रहे हैं ना, ये पता है क्या है, ये दिखा रहा है कि जितना चेंज आप कैपिटल और लेबर में करोगे उतना ही चेंज आपको अपनी प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। कि अगर मैं यहां पर 2 रख दूं तो यहां भी 2 होगा और यहां भी 2 ही होगा, मतलब आपने इनपुट डबल करा तो आउटपुट भी डबल ही होगा। ये हम बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में, कि जितना आप लेबर कैपिटल, वही तो इनपुट है, लेबर कैपिटल में जितना चेंज करोगे वही आपको आपके आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, फर्म ऑफन एक्सपीरियंस अ लॉन्ग रन फेज ऑफ सीआरएस, कह रहे ज्यादातर फर्म्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करती है, जैसे उसमें स्टेज 2 था वैसे यहां पर कांस्टेंट है, तो ज्यादातर फर्म्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एक्सपीरियंस करती है, सिंपल। डिक्रीजिंग क्या होता है, लास्ट वाला अकर्स ड्यू टू मैनेजमेंट डिफिकल्टी, शुरू हो जाती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। हर बिजनेस की एक एवरेज स्टडी है कि एक समय के बाद ये सब चीजें आ ही जाती है ना। कंट्रोल इश्यूज आ जाते हैं लार्ज स्केल पर, एफिशिएंसी कम हो जाती है एज द फर्म ग्रोस टू लार्ज, जैसे जैसे फर्म बहुत ज्यादा ग्रो करती है तो एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, गिरने लग जाती है, राइट। चलो जी, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमने पीछे पढ़ा था, उसको रिलेट करा गया बेटा रिटर्न्स टू स्केल से, याद रखना मेरी बात को। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो एक मैंने बताया था ना, यूएस का इकोनॉमिस्ट जिसने वहां की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को स्टडी करा, ये पता लगाया कि लेबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, कैपिटल कम होता है, तो उसकी स्टडी को रिलेट करा गया किससे, रिटर्न्स टू स्केल से। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है बेटा। तो जनरल फॉर्म जो है हमारे पास वो ये है जो हमने लिखी थी, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, यहां इससे बेटर समझ आएगा आपको, कि यहां पर हम लेते हैं के एल की पावर में ए और सी की पावर में 1 माइनस ए, है ना, ये हमारा फंक्शन है, ठीक। और अगर मैं इसके अंदर 1 माइनस ए को नाम दे दूं, एक 1 माइनस ए क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल है, तो 1 माइनस ए को मैंने नाम दे दिया बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए और ये हो गया बी, ठीक है। 1 माइनस ए हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जिसको मैंने बी नाम दे दिया। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब क्यू इज इक्वल्स टू करके पूरा अगर बात करें ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने 1 माइनस ए को बी से रिप्लेस कर दिया। नाउ अब जो मेन चीज है जो आपको क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंपोनेंट है ए और बी, यानी जो दोनों का कंट्रीब्यूशन है लेबर का और कैपिटल का, इससे हम रिटर्न्स टू स्केल पता लगा सकते हैं। कैसे, अगर ए प्लस बी यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन प्लस करके अगर 1 से ज्यादा है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 1 से ज्यादा आ रहा है अगर, तो यानी कि आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में हो। दोनों अगर बराबर है 1 के तो आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के फेज में हो, और अगर लेस देन 1 है तो आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के फेज में हो। ये फाइंडिंग्स थी किसकी, कॉप डगलस की। इसकी डेरिवेशन वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा सीधा बता दिया गया कि इनके कंट्रीब्यूशन से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा स्टेज में आप हो रिटर्न्स टू स्केल में, समझ गए। फिर से दोनों का अगर सम 1 से बड़ा है, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन 1 से बड़ा दिया हुआ है, तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है स्टेज में आप हो, है ना। और अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है 1 के, जैसे 0.75 और 0.25 जो जनरल फॉर्म होता है, तो यानी आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में हो। और अगर आप लेस देन 1 आता है ए प्लस बी का टोटल, तो आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के फेज में हो, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा इसका। ये जो ए प्लस बी होता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, अगर लेस देन 1 होगा तो कौन सा स्टेज है, ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा स्टेज है, लेस देन 1 है तो कौन सा स्टेज है, सीधा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, समझ गए। ज्यादा इसकी डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा बेटा एज इट इज, ठीक है।
चलो जी, बात समझ आई बेटा बढ़िया से। चलो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। आइसो क्वांट एक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है यहां पर। याद है हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है पीछे कंज्यूमर बिहेवियर में। तो इंडिफरेंस कर्व जो था वो प्रोड्यूसर के पॉइंट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ऐसा ही सेम है आइसो क्वांट, यानी कि अगर मैं अपने, ध्यान देंगे क्या बोल रहा हूं, दो एक्सिस बनाऊं और यहां पर मैं ले लूं लेबर और कैपिटल, ठीक है। मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा लेबर और कैपिटल के टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट विच गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द प्रोड्यूसर। समझ गए? तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को जोड़ के बनाने वाला जो कर्व होगा, जो कि दिखने में सेम आईसी कर्व जैसा लगेगा, पर दिस इज आईक्यू, आइसो क्वांट कर्व। अगेन a curve which shows the combinations of labor, different combinations of labor and capital which gives the same output। और अगर इसके ऊपर एक और आईक्यू बना दूं तो इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर इस पूरे आईक्यू पे हर एक कॉम्बिनेशन से 100 यूनिट बन रहे हैं तो इस वाले आईक्यू पे बन रहे होंगे 200। एग्जांपल, मतलब हायर आईक्यू रिप्रेजेंट्स हायर प्रोडक्शन। उसमें क्या था? हायर सेटिस्फेक्शन। यहां पर क्या है? प्रोडक्शन। उसमें क्या था? यहां पर प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई जो आप दो कंज्यूम कर रहे थे। यहां पर है लेबर और कैपिटल जो आप दो इनपुट लगा रहे हो। तो सारा अंडरस्टैंडिंग सेम है, बस प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा? और उसके अंदर याद है बजट लाइन थी, इसमें भी आएगी, क्योंकि जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगाओगे लेबर कैपिटल के तो यहां भी तो पैसा लगेगा। तो उस पैसे का भी आप बजट बनाओगे, तो उस बजट की जो लाइन बनेगी वो होगी मेरे बच्चों आइसो कॉस्ट लाइन। सेम कंसेप्ट जो बजट में हमने पढ़ा था बेटा, जो यहां पर अब हम एक स्ट्रेट लाइन अगर बना के देखें, मतलब अगर हम ये कॉम्बिनेशन बनाए लेबर कैपिटल के विदाउट कंसिडरिंग द प्रोडक्शन, जब हम आईक्यू बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कितनी कॉस्ट लग रही है लेबर कैपिटल की, हम सिर्फ देखते हैं कि वो सारे कॉम्बिनेशंस बनाओ जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी सेम हो। पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर और कैपिटल को आप अफोर्ड भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो बताएगी आपकी आइसो कॉस्ट लाइन। दिस इज आइसो कॉस्ट लाइन विच इज सेम एज दी बजट लाइन। ये सेम होती है बेटे बजट लाइन की तरह। समझ गए मेरी बात? और अगर मैं इसके साथ आईक्यू बना दूं, दिस इज आईक्यू, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच वी कैन से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सिंपल। तो सेम कंसेप्ट है बेटा जो हमने उसमें पढ़ा। यहां पर जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस और गेन चलता है लेबर कैपिटल का, उसमें था एमआरएस, यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये बजट लाइन था, उसमें यहां पर क्या नाम है इसका? आइसो कॉस्ट लाइन। दिखाता हूं ये सारी चीजें जल्दी जल्दी। चलो तो देखते हैं क्या होता है बेटा। इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम याद कर लेना। कर्व शोइंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स बोले तो लेबर और कैपिटल, दैट प्रोड्यूसेस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यही बताया मैंने आपको, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ये लो कि प्रोडक्शन का इंडिफरेंस कर्व, या फिर जो मेन हमारा नाम है आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो क्वांट तो है ही, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं। नेगेटिवली स्लोप्ड होता है क्योंकि हम एक को बढ़ा रहे हैं, एक को कम कर रहे हैं, है ना। टू इंक्रीज वन इनपुट अदर मस्ट डिक्रीज। बता चुका हूं मैं नेगेटिव रिलेशन कब होता है, जब ग्राफ में दो कंपोनेंट में एक बढ़ रहा और दूसरा कम हो रहा, राइट। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ बेंडिंग, क्योंकि जो एमआरटीएस है वो डिक्रीजिंग होता है। हायर आइसो क्वांट पे हायर आउटपुट होता है। डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर दो आईक्यू इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी। हायर भी और लोअर भी एक साथ कैसा हो सकता है? या तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे या कम प्रोड्यूस करोगे, तो सेम नहीं हो सकता एक साथ। इसलिए सेम फीचर आ रहे हैं, आईसी कर्व जैसा ही है, बिल्कुल ठीक। चलो जी, लो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री वाई लिए हमने, कॉम्बिनेशंस लिए अलग अलग, ठीक है। 1 यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कम कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो एमआरएस निकलता था उसमें, यहां पर हम इसको बोलेंगे एमआरटीएस, ठीक है ना। तो वही रेट निकलेगा, और ये कैसा है? बस डिक्रीजिंग है बेटा, ठीक है ना। ये रेट डिक्रीजिंग है जिसकी वजह से जो आईक्यू कर्व है वो कॉन्वेक्स बनता है, जैसा कि सेम हमने आईसी कर्व का कंसेप्ट पढ़ा था, सेम वैसा ही है, ठीक है कि नहीं। रेट एट विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर व्हाइल कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट। सो एमआरटीएस इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, डिक्रीज अलोंग द कर्व कॉन्वेक्स शेप। ये सारी बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है बेटे। आइसो कॉस्ट लाइन, सेम बजट लाइन, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इक्वल कॉस्ट लाइन। दूसरा नाम क्या है? इक्वल कॉस्ट लाइन। सेम बजट लाइन का कंसेप्ट है। लाइन शोइंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन टोटल कॉस्ट। मतलब कि गिवन बजट के अंदर हम जो दोनों इनपुट्स को परचेज कर सकते हैं, दोनों लेबर और कैपिटल को परचेज कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम यहां पर आइसो कॉस्ट लाइन। सिंपल है। इक्वेशन देख लेंगे ध्यान से। याद है बजट कांस्टेंट हमने इक्वेशन पढ़ी थी, सेम यहां पर भी इक्वेशन है। इसके अंदर भी देखो ना, एक फैक्टर का जो भी प्राइस है और जितना आप उसकी यूनिट लगा रहे हो, दूसरे फैक्टर का जितना प्राइस है और जितना भी आप उसकी यूनिट लगा रहे हो, मतलब यूनिट क्या हमारे? लेबर और कैपिटल। क्या बोला? एक का जितना भी प्राइस है और मल्टीप्लाइड में आप जितने उसकी यूनिट लगा रहे हो, ठीक है ना, प्लस दूसरे वाले का जो भी प्राइस है मल्टीप्लाइड में जितने भी आप उसके यूनिट लगा रहे हो, तो मिला के क्या आएगी आपकी टोटल कॉस्ट। पैसा लग रहा है ना जेब से, तो टोटल कॉस्ट आएगी दोनों को लगा के। तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर योर आइसो कॉस्ट लाइन।
बजट कॉन्स्टेंट बोलते थे उसमें, वही सेम। सी हो गया टोटल कॉस्ट, पी एक्स पी वाई हो गया प्राइसेस ऑफ द इनपुट एक्स एंड वाई, जो कि हमारा यहां पर लेबर और कैपिटल ही है। ठीक है जी, ये लोग एग्जांपल देख लेते हैं जरा। अच्छा स्लोप क्या होगा, याद है उसके अंदर स्लोप वाला कंसेप्ट पढ़ा था हमने। देखो नेगेटिवली स्लोप्ड है और पी एक्स पी वाई है, तो इसके स्लोप को हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनस का पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। पी एक्स पी वाई इज द रेशियो एंड माइनस साइन डिपिक्ट्स द डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए नेगेटिव का साइन है। तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, सेम बजट लाइन की तरह। ठीक है ना। तो एग्जांपल, बजट का 1000 रुपए आपके पास, एक का प्राइस 10 है, दूसरे का 20 है। आपने एक के 100 यूनिट लिए, दूसरे के 50 लिए। तो जब आप इनसे ग्राफ इक्वेशन में पुट करोगे, वैल्यूज तो सेम पुट होगी। तो लाइन जॉइनिंग दीस पॉइंट्स विल बी एन आइसोकॉस्ट लाइन। ये वैल्यूज पुट करके देखो इसके अंदर, पी एक्स यहां पर 10, एक्स की क्वांटिटी 100 कर दो पुट, ये लो 10 इंटू में 100 प्लस दूसरे का प्राइस कितना है 50, और आपने उसकी क्वांटिटी कितनी ली है, दूसरे का प्राइस सॉरी 20 है, क्वांटिटी 50 है। दूसरे का प्राइस है 20, क्वांटिटी आपने ली है 50। तो क्या आएगा, मिला के देख लो, ये 1000 और ये 1000 कितना आ गया, कितना आ गया हमारे पास, ये 1000 आ गया, और 5 दूनी 10, ये हो गया अपने पास 1000 प्लस 5 दूनी 10 और ये 1000। तो यानी कि बजट हमारे पास है 2000 का, 1000 का नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये टोटल आ गया बेटा 2000 की कॉस्ट। सिंपल, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो दिस इज बजट इक्वेशन। नाउ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां पर दोनों मीट कर जाएंगे। फिर से एक बात याद दिला दूं, बच्चे कहेंगे सर अगर मैं हायर पे ले जाऊं, सॉरी अगर मैं एक ये वाला कर्व बना दूं आई क्यू, इसमें भी तो दो, इसमें भी तो इक्वल है ये, यहां पर और यहां पर, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम, बताओ मेरे को जरा। अगर IQ1 और IQ2 मैंने दो बनाए हैं, कंडीशन क्या है कि जहां पर दोनों इक्वल हो, कि भैया वो कॉम्बिनेशन को आप परचेज भी कर सको और उस कॉम्बिनेशन से आपको सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्शन भी मिल रही है, तो वो तो इन दोनों पॉइंट्स पर भी है। यह प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, तो बेटा हायर IQ रिप्रेजेंट्स हायर प्रोडक्शन, समझ गए ना, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना अच्छा। सेम इनपुट्स पे, इस बजट के ऊपर वो सारे इनपुट्स है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उन्हीं इनपुट्स को अफोर्ड करके अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोडक्शन फंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्शन करना सेम इनपुट्स में, तो ज्यादा तो इस पे होगी ना प्रोडक्शन, इस पे थोड़ी होगी। तो भले ही यहां पर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इक्वल है, पर मैक्सिमम प्रोडक्शन भी तो चाहिए साथ में, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन यहां पर है। यही सेम बात मैंने आईसी में भी बताई थी कि अगर आप एक ऐसा आईसी बनाते हो जहां पर एक कट करते हैं, तो वहां पर भले ही कंडीशन इक्वल वाली है पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो नहीं था। तो ऐसे यहां पर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम तो इस पे होगा ना, आपको सर इससे ऊपर उससे ज्यादा होगा, पर वहां पहले वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर आप इसके ऊपर IQ बना दो तो उसके ऊपर तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, पर वो उसके बजट में नहीं है। तो हमें दोनों कंडीशन चाहिए कि उसके बजट में भी हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट और मैक्सिमाइज द आउटपुट फॉर द गिवन कॉस्ट। भैया या तो कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो गिवन आउटपुट पे, या फिर आउटपुट बढ़ा दो गिवन कॉस्ट पे, उतनी ही कॉस्ट में आउटपुट बढ़ा दो, ये रहा, है ना, या फिर क्या कर दो, कॉस्ट को कम कर दो आउटपुट बढ़ा दो। तो वो सारी कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना। कंडीशन क्या, आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू द आइसोकॉस्ट लाइन, टेंजेंट है, टच करता हुआ जा रहा है। टेंजेंसी पे क्या है, आइसोक्वांट का स्लोप जो होता है MRTS, आइसोक्वांट के हर एक पॉइंट पर MRTS है कि आप कुछ ना कुछ लेबर सेक्रीफाइस कर रहे हो और कैपिटल गेन कर रहे हो टू मेक अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और आइसोकॉस्ट का स्लोप जो कि है प्राइजेस का रेशियो, आइसोकॉस्ट लाइन पे क्या है, प्राइजेस के रेशियो है PX बाय PY। तो दोनों जहां पर इक्वल होंगे वहीं पर ही क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, सिंपल है। तो गिवन आइसोक्वांट आउटपुट लेवल टचेस द लोएस्ट पॉसिबल आइसोकॉस्ट लाइन, मैंने आपको बता दिया। टेंजेंसी पॉइंट के लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, जहां पर उनकी कॉस्ट सबसे कम है, उनके बजट में भी है। एनी अदर पॉइंट ऑन द आइसोक्वांट लाइज हायर आइसोकॉस्ट, दैट इज हायर कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप कहीं भी ले जाओगे तो उसकी कॉस्ट से बाहर है, उनके बजट से बाहर है, नहीं बना पाएंगे, सिंपल। तो दिस इज मेरे बच्चों आइसोकॉस्ट। एक बार फटाफट से इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व का डिफरेंस, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। आइसोक्वांट इज क्वांटिफेबल आउटपुट लेवल, यहां पर अनक्वांटिफेबल यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन की बात होती है जो क्वांटिफाई नहीं हो सकती, यहां पर हम क्वांटिफेबल आउटपुट का लेवल लेते हैं। मैंने लेता हूं ना 100 यूनिट 200 यूनिट, राइट। ये होता है प्रोडक्शन थ्योरी में यूज, ये होता है कंज्यूमर थ्योरी में यूज। यहां पर जो स्लोप है वो MRTS है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स है, और यहां पर बेटा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ही है, लेकिन कंजम्पशन की बात हो रही है और ये MRS है, MRTS नहीं है, MRS है ना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, यहां पर जो आप कंजम्पशन में चेंज करते थे कि एक की कंजम्पशन बढ़ाते थे दूसरे की कम करते थे, यहां पर आप जो आप लेबर के और कैपिटल के इनपुट्स लगा रहे हैं जो अपनी प्रोडक्टिविटी करने के लिए, उसके अंदर जो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं वो शो करता है MRTS, सिंपल है। इसमें MRTS होता है, इसमें होता है MRS, ठीक है भाई। तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटा दिया चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1। तो बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया बेटा, कमेंट करके बता देना एक बारी, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, मजा आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तैयारी चल रही होगी तोड़फोड़ तरीके से, मुझे पता है सब बच्चों की, जानदार तरीके से।
तो एक बार कमेंट जरूर कर देना बेटा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग मेरे बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।